जय श्री राम। नवांश कुंडली में वर्गोत्तम ग्रह का फलित किस प्रकार से किया जाता है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, जब बात वर्गोत्तम ग्रह की आती है तो सबसे पहले हमें यह जान लेना जरूरी होता है कि वर्गोत्तम ग्रह का मतलब क्या होता है। देखिए, जब हम किसी लगन कुंडली को देखते हैं तो उसमें ग्रह किसी न किसी राशि में तो होगा ही होगा। हमें सबसे पहले यह देखना है कि ग्रह कौन सी राशि में बैठा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि सिंह लगन की कुंडली है और मंगल लगन में बैठा हुआ है। लगन में राशि हुई सिंह राशि, तो हमें पता चल गया कि अग्नि तत्व का एक ग्रह मंगल अग्नि तत्व की राशि सिंह राशि में बैठा हुआ है। और वही मंगल यदि नवांश कुंडली में भी सिंह राशि में चला जाए तो हम इसे वर्गोत्तम कहेंगे। कहने का मतलब हुआ कि कोई ग्रह यदि लगन कुंडली में और नवांश कुंडली में एक जैसी समानता लिए हुए हो तो उसे हम ग्रह का वर्गोत्तम होना कहते हैं। अब हम इसे वर्गोत्तम होने का मतलब तो हमने समझ लिया, परंतु यह वर्गोत्तम ग्रह किस प्रकार से काम करता है यह भी हमें समझना जरूरी है। देखिए, कोई भी ग्रह यदि एक राशि में बैठता है, लगन कुंडली और नवांश कुंडली में एक जैसा रहता है, तो उस ग्रह को समझना, उस ग्रह के बारे में इंटरप्रिटेशन करना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि वो जैसा दिखता है वो ग्रह वैसा ही रिएक्ट करेगा। क्योंकि हम जानते हैं लगन कुंडली जो होती है वो शरीर होती है और नवांश कुंडली जो होती है वो आत्मा की तरह होती है। कोई ग्रह यदि दिखने में भी वैसा है और वो अंदर से आंतरिक स्वरूप में भी जो है वैसा ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस ग्रह के अंदर किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, वो अपने शुद्ध स्वरूप में है और ऐसे ग्रह का इंटरप्रिटेशन करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे हमने समझा कि सिंह लगन की कुंडली में मंगल एक राजयोग कारक ग्रह होता है और मंगल लगन में ही सिंह राशि में बैठ जाए तो यहां पर मंगल का संबंध जो है सिंह राशि से स्थापित हुआ, वो नवांश कुंडली तक कायम है। इसका मतलब ये हुआ कि मंगल का स्वभाव यहां पर स्पष्ट हो गया कि मंगल जो है किस प्रकार का स्वभाव लिए हुए है। यदि आप ऐसे मंगल को लगन में देखेंगे तो मंगल के जितने भी ट्रेड्स हैं आप उन्हें बताते चले जाएंगे और आपका इंटरप्रिटेशन सही होता चला जाएगा। आप कहेंगे कि जो है लगन में मंगल बैठा हुआ है सिंह राशि का, व्यक्ति के अंदर जो है गुस्सा होगा, व्यक्ति का फायरी एटीट्यूड होगा, व्यक्ति उत्साही होगा, व्यक्ति के अंदर जुझारूपन होगा, व्यक्ति के शरीर में दमखम होगा, मानसिक रूप से सशक्त होगा, मसल्स पावर होगा, दिखने में हट्टा कट्टा होगा। यानी कि मंगल के जितने भी कारकत्व है आप उन्हें बताते चले जाएंगे। यहां पर काम बड़ा आसान हो जाता है। अब हम ये जानेंगे कि वर्गोत्तम ग्रह कितने प्रकार के होते हैं।
वर्गोत्तम ग्रह की अगर कैटेगरी हम देखें तो 3 प्रकार के ग्रह वर्गोत्तम होते हैं। एक पहला राशि वर्गोत्तम, जो कि सर्वश्रेष्ठ होता है। उसके बाद तत्व वर्गोत्तम, तत्वों के आधार पर। और तीसरा होता है भाव वर्गोत्तम। हम तीनों का बारी बारी से अध्ययन करते हैं। शुरुआत करते हैं हम राशि वर्गोत्तम से। जैसा कि हमने मंगल के बारे में देखा, कोई ग्रह यदि लगन के अंदर जिस राशि में हो, नवांश में भी उसी राशि में चला जाए तो उसे हम राशि वर्गोत्तम कहते हैं। अब कोई ग्रह यदि राशि वर्गोत्तम हो गया तो हम कहेंगे कि ग्रह बली हो गया। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हमें थोड़ा विचार करना चाहिए, क्योंकि कोई ग्रह वर्गोत्तम हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रह पूरी तरह से शक्तिशाली हो गया। ग्रहों की अपनी अपनी राशियां होती है, अपना अपना स्वभाव होता है, और राशियों का भी जो है अपना अपना स्वभाव होता है। अभी यदि कोई अग्नि तत्व का ग्रह है, जैसे कि मंगल हुआ, सूर्य हुआ, केतु हुआ, इस प्रकार के अग्नि तत्व के ग्रह यदि अग्नि तत्व के अंदर वर्गोत्तम हो जाए, जैसे कि मेष राशि में, सिंह राशि में या फिर धनु राशि में, तो इसे हम उत्तम वर्गोत्तम की श्रेणी के अंदर रखेंगे। इनके फल जो है पावरफुल देखने को मिलेंगे। अब अग्नि राशि और वायु राशि का एक श्रिंक होता है, क्योंकि वायु के बिना अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती। अग्नि और वायु दोनों एक दूसरे को जो है कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों एक दूसरे को श्रिंक करते हैं। इसलिए अग्नि तत्व का ग्रह यदि वायु तत्व में भी चला जाए तो भी उसके अच्छे फल देखने को मिलते हैं, जैसे कि सूर्य, मंगल और केतु जैसे ग्रह यदि 3, 7, 11 में चले जाए वायु तत्व की राशियों में, तो भी हमें अच्छे फल देखने को मिल सकते हैं। परंतु फर्स्ट प्रायोरिटी जो है अग्नि तत्व के ग्रह अग्नि तत्व में हो तभी अच्छे फल मिलते हैं। सेकंड, अगर वायु तत्व में चले जाए तो भी उनके फल मिल सकते हैं। अब बात करते हैं वायु तत्व की। वायु तत्व के ग्रहों की अगर बात करें तो शनि और राहु जैसे ग्रह आते हैं। वायु तत्व के ग्रह यदि 3, 7, 11 जैसे वायु तत्व की राशियों में चले जाएं तो फिर इन्हें हम अच्छे वर्गोत्तम ग्रहों की श्रेणी में रखेंगे। इनके फल उत्तम लेवल के मिलेंगे। परंतु वायु तत्व के ग्रह यदि अग्नि तत्व की राशि में भी वर्गोत्तम हो जाए तो भी इनके फल मिल सकते हैं, परंतु प्रथम श्रेणी में वायु तत्व के ग्रह वायु तत्व में जाएं उसे ही मानेंगे। अब बात करते हैं हम पृथ्वी तत्व के ग्रहों की। पृथ्वी तत्व का ग्रह बुध होता है। बुध यदि पृथ्वी तत्व की राशियों यानी कि 2, 6 और 10 में चला जाए तो बहुत शानदार परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसा बुध फाइनेंस की दृष्टि से बहुत ही असरकारक होता है। ऐसे व्यक्ति को मालूम होता है कि पैसा किस तरह से कमाया जाता है। हर हाल में किसी भी परिस्थिति के अंदर पैसा कमाने की काबिलियत ऐसा व्यक्ति रखता है जिसका बुध 2, 6 और 10 नंबर की राशियों में वर्गोत्तम हो जाए।
अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि पृथ्वी तत्व का श्रिंक जो है जल तत्व से होता है। अर्दी एलिमेंट का श्रिंक जो है वाटरी एलिमेंट से जो है होता है, क्योंकि पृथ्वी और जल दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उत्पत्ति होती है। इस लिहाज से दोनों ही ग्रह दोनों ही जो है साइन है एक दूसरे को श्रिंक करते हैं। इसलिए बुध जैसा ग्रह जो कि पृथ्वी तत्व का ग्रह है, यदि जल तत्व के अंदर भी चला जाए तो भी जो है उसे हम अच्छा मानेंगे। प्रथम श्रेणी के अंदर बुध जैसा ग्रह यदि 3, 2, 6, 10 में जाए तो इसके उत्तम फल मिलेंगे, और यदि 4, 8, 12 में चला जाए तो भी हम इसे कुछ उम्मीद कर सकते हैं। अब बात करते हैं जल तत्व के ग्रहों की। जल तत्व के ग्रहों में शुक्र आता है और चंद्रमा आता है। शुक्र और चंद्रमा यदि जल तत्व की राशियों में यानी कि 4, 8, 12 के अंदर यदि वर्गोत्तम हो जाए तो इन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। परंतु बुध, बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा यदि 2, 6, 10 में भी चले जाए तो इनके भी फल जो है अच्छे ही देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो है हम राशि वर्गोत्तम का हमने जो है मतलब देखा कि ग्रह राशि वर्गोत्तम जो है किस प्रकार से होते हैं और किस प्रकार के राशि वर्गोत्तम को हम अच्छी श्रेणी में रख सकते हैं। यहां पर हमें जो है एक कॉम्बिनेशन को जो है ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। अग्नि तत्व का श्रिंक जो है वायु तत्व से होता है, तो अग्नि तत्व के ग्रह वायु और अग्नि दोनों के अंदर जो है अच्छा परिणाम देते हैं। ठीक इसी तरह से जो है पृथ्वी तत्व और जल तत्व का आपस में श्रिंक होता है। पृथ्वी तत्व के ग्रह जल और पृथ्वी दोनों ही तत्वों के अंदर अच्छे फल दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं तत्व वर्गोत्तम की। तत्व वर्गोत्तम में क्या होता है कि कोई भी ग्रह एक समान तत्व के अंदर चले जाए लगन कुंडली में और नवांश कुंडली में, जैसे कि मान लीजिए कि बुध ग्रह है, बुध लगन कुंडली में वृषभ राशि में है और नवांश कुंडली में यदि वो कन्या राशि में चला जाए या मकर राशि में चला जाए, तो यहां पर बुध को जो है लगन के अंदर भी जो है पृथ्वी तत्व मिला और नवांश के अंदर भी पृथ्वी तत्व मिला, तो समान तत्व का होने के कारण बुध यहां पर जो है वर्गोत्तम कहलाएगा और इसे तत्व वर्गोत्तम की श्रेणी में रखा जाएगा। अब तत्व वर्गोत्तम को आप जो है वो उसी तरह से समझ सकते हैं जिस तरह से हमने जो है राशि वर्गोत्तम को समझा। अब बुध जैसा ग्रह यदि पृथ्वी तत्व की राशियों में यदि वर्गोत्तम होता है 2, 6, 10 में, तो अच्छे परिणाम देगा। जल तत्व की राशियों में वर्गोत्तम होगा तो ठीक ठाक परिणाम देगा। अब जैसे बुध है, यदि कर्क राशि में बैठ गया लगन कुंडली में और नवांश के अंदर जो है मीन राशि में बैठ गया, तो इसे भी हम जो है तत्व वर्गोत्तम ही कहेंगे। हाँ, फलित में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु इसे हम तत्व वर्गोत्तम ही कहेंगे। तो इसमें कुछ वैसे नया नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है। जो हमने राशि तत्व का अध्ययन जिस तरह से किया, जिस तरह से उन्हें हमने समझा, ठीक वही नियम आप जो है तत्व वर्गोत्तम में लगा दीजिए, ग्रह उसी तरह से जो है काम करते हुए नजर आएंगे। अब तीसरी श्रेणी आती है भाव वर्गोत्तम की।
भाव वर्गोत्तम में क्या होता है कि ग्रह जिस भाव के अंदर बैठा हुआ होता है लगन कुंडली में, नवांश कुंडली में भी ग्रह यदि उसी भाव में बैठ जाए तो उसे हम ग्रह का भाव वर्गोत्तम होना कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मंगल है, मंगल 10वें घर के अंदर जो है लगन कुंडली में बैठा हुआ है, यदि वो नवांश कुंडली में भी 10वें घर के अंदर ही बैठ जाए तो उसे हम मंगल का भाव वर्गोत्तम होना कहेंगे। अब भाव वर्गोत्तम भी आप जो है परिस्थितियों को देख के समझ सकते हैं कि ये कौन सा भाव वर्गोत्तम जो है श्रेष्ठ रहेगा और कौन सा भाव वर्गोत्तम जो है न्यूनतम परिणाम देगा। अब जैसे मान लीजिए मंगल है, मंगल 10वें घर में भाव वर्गोत्तम होता है तो इसका एक अपना अलग से महत्व होता है, मंगल को शक्तिशाली माना जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार से बृहस्पति यदि दूसरे घर के अंदर वर्गोत्तम होता है या फिर जो है 5वें भाव का भाव वर्गोत्तम होता है या फिर 11वें भाव का भाव वर्गोत्तम होता है या 9वें भाव का भाव वर्गोत्तम होता है तो उसे हम अच्छी श्रेणी में रखेंगे। परंतु वही बृहस्पति यदि अगर 6ठे घर में या 3रे घर के अंदर वर्गोत्तम हो जाए तो क्या उसे हम तब भी अच्छा ही मानेंगे? क्योंकि 3रे और 6ठे घर के अंदर बृहस्पति उतने अच्छे परिणाम नहीं दे सकता, क्योंकि वो बृहस्पति की स्ट्रेंथ नहीं है कि 3रे और 6ठे घर के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सके। तो हमें इन परिस्थितियों को समझना होगा कि कौन से भाव के अंदर कौन सा ग्रह जो है सुटेबल है। अगर वो पर्टिकुलर जो है जिस घर में वर्गोत्तम हो रहा है और उस घर के और उस ग्रह के कारकत्व यदि आपस में श्रिंक करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो वर्गोत्तम जो है अच्छे फल देगा। परंतु वहां पर यदि वो बराबर फिट नहीं बैठता है तो हमें उस ग्रह के फलित करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब भाव वर्गोत्तम ग्रह होता कैसे है, इस पर भी हमें एक नजर डाल लेनी चाहिए। आप देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए, लगन की डिग्री देखिए। मान लीजिए कि कोई ग्रह जो है, कोई लगन जो है 10 डिग्री का है। अब यदि कोई भी ग्रह यदि 1 से लेकर 12 भाव तक 10 डिग्री या 10 डिग्री के आसपास की डिग्री पे कोई बैठा हुआ हो तो वो ग्रह वर्गोत्तम हो जाएगा, भाव वर्गोत्तम। मान लीजिए कि लगन की डिग्री जो है 10 है और चंद्रमा जो है कर्क राशि में 9 डिग्री का बैठा हुआ है या 10 डिग्री का बैठा हुआ है या 11 का बैठा हुआ है या 12 का बैठा हुआ है, तो इस प्रकार का जो है चंद्रमा जिस भाव में लगन कुंडली के अंदर बैठा होगा वो नवांश कुंडली में भी उसी भाव के अंदर बैठा हुआ मिलेगा आपको। परंतु कोई ग्रह यदि एकदम अंशात्मक हो, जैसे लगन 10 डिग्री का है तो फिर नवांश लगन 10 डिग्री का है और वो ग्रह किसी भी भाव के अंदर 9 डिग्री 10 डिग्री या 11 डिग्री के ऊपर हो, यानी कि 1 आधा डिग्री का डिफरेंस हो, तो अमूमन जो है हर कुंडली के अंदर जो है वो वर्गोत्तम ही पाया जाएगा। ये कितना निश्चित है एकदम। तो इस तरह से आप जो है ग्रहों की डिग्री के आधार पर जो है भाव वर्गोत्तम का आकलन कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो भाव वर्गोत्तम हुए, राशि वर्गोत्तम, तत्व वर्गोत्तम और भाव वर्गोत्तम, इन तीनों ही प्रकार में से जो है राशि वर्गोत्तम को हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उसके बाद में तत्व वर्गोत्तम, उसके बाद में भाव वर्गोत्तम को। आप अपनी अपनी कुंडलियों में जो है वर्गोत्तम ग्रह को देखिए और इन्हें जो है अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अब बात आती है कि क्या वर्गोत्तम ग्रह जो है होने के बाद में उसके अंदर शुभता बढ़ जाती है। अमूमन जो है लोगों को यही सोचना होता है कि कोई ग्रह यदि वर्गोत्तम हो जाता है तो उस ग्रह की शुभता में वृद्धि हो जाती है, परंतु ये बात जो है पूरी तरह से सच नहीं है।
वर्गोत्तम होने का ये मतलब कतई नहीं होता कि उस ग्रह की शुभता में वृद्धि हो गई हो। वर्गोत्तम होने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि कोई ग्रह यदि लगन और नवांश के अंदर समानता लिए हुए है तो उस ग्रह की ताकत बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ में वृद्धि हो जाती है। हमें ग्रह को सिर्फ इसी तरह से लेना चाहिए। परंतु वो ग्रह शुभ है या फिर अशुभ, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो ग्रह कौन से भाव का अधिपति है। यदि वर्गोत्तम ग्रह यदि केंद्र का अधिपति है या फिर त्रिकोण का अधिपति है तो फिर जो है उसकी शुभता में वृद्धि होनी निश्चित है। वो ग्रह शुभ होकर ताकतवर होकर परिणाम देगा। जैसे मान लीजिए कि वृषभ लगन की कुंडली है। वृषभ लगन की कुंडली में शनि जो है 9वें और 10वें भाव का अधिपति होता है और शनि लगन और त्रिकोण का अधिपति होने के कारण एक राजयोग ग्रह वृषभ लगन की कुंडली में माना जाता है। वही शनि यदि 2, 6, 10 में 2, 6, 10 नंबर की राशियों के अंदर बैठकर यदि वर्गोत्तम हो जाए तो हम शनि को कहेंगे कि ये एक जो है उत्तम क्वालिटी का वर्गोत्तम ग्रह है और ये कुंडली के अंदर जो है वर्गोत्तम होने के कारण नेटिव के जीवन में जो है शुभ परिणाम लेकर आएगा। इसको हम एक अच्छे ग्रह के रूप में मानेंगे। शनि के प्रभाव जो है हमें अच्छे देखने को मिलेंगे। परंतु वही शनि यदि कर्क लगन की कुंडली को आप ध्यान से देखेंगे तो कर्क लगन की कुंडली में शनि जो है 8वें भाव का अधिपति होता है। ऐसी स्थिति में शनि यदि वर्गोत्तम हो जाए तो हम कहेंगे कि 8वें भाव का ग्रह वर्गोत्तम हो गया है। और हम साफ शब्दों में कहेंगे तो ये 8वें भाव का अधिपति ताकतवर हो गया है, बली हो गया है। तो इसका मतलब हुआ कि 8वें घर का अधिपति होने के कारण शनि का रोल है आपको तकलीफें देना, परेशानियां पैदा करना, ऑब्स्टेकल्स लेंगे आना। अब ऐसा शनि यदि बली होगा, ताकतवर होगा, तो आपको क्या डिलीवर करेगा? वही जो उसके कारकत्व है, वो जो उसका काम है, उसका काम है आपको परेशानी देना। तो वो परेशानी देगा। कितनी परेशानी देगा? बड़ी हुई ताकत के अनुसार परेशानी देगा। तो ऐसी स्थिति में शनि का वर्गोत्तम होना फायदेमंद होने से ज्यादा नुकसानदेह ज्यादा है। यदि वो कमजोर होता तो ज्यादा बेहतर था, परंतु अब वो ताकतवर हो गया है तो जो भी आपको समस्याएं देने वाला है, जो भी परेशानी देने वाला है, वो पूरी ताकत के साथ देने वाला है। कोई ग्रह यदि नीच ग्रह होकर यदि वर्गोत्तम होता है तो हमें ये जरूर देख लेना चाहिए कि क्या उस ग्रह का नीच भंग हो चुका है। यदि नीच भंग हो चुका है तो उसे हम अलग तरीके से जो है इंटरप्रेट करेंगे, और यदि उसका नीच भंग नहीं हुआ है तो फिर उसे हम अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। कोई ग्रह यदि नीच में वर्गोत्तम होता है या फिर शत्रु राशि के अंदर होकर वर्गोत्तम होता है तो उस ग्रह के परिणाम हमें जो है कमजोर स्थिति में देखने को मिलते हैं। परंतु वही ग्रह यदि उच्च का होकर वर्गोत्तम होता है या फिर स्वर राशि के अंदर वर्गोत्तम होता है या मूल त्रिकोण राशि में वर्गोत्तम होता है या फिर मित्र राशि के अंदर वर्गोत्तम होता है, तो ऐसे ग्रहों को हम उच्च ग्रहों की श्रेणी में रखेंगे। इस प्रकार के वर्गोत्तम ग्रह हमें उच्च लेवल के परिणाम देते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ग्रह दूसरी वर्ग कुंडलियों में वर्गोत्तम पाया जाता है, परंतु नवांश कुंडली के अंदर वही ग्रह पिट जाता है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि नवांश कुंडली में उस ग्रह के फल जो है हमें कमजोर देखने को मिलेंगे। जैसे मान लिया जाए कि कोई ग्रह है दशमांश कुंडली के अंदर वर्गोत्तम है, इसका मतलब ये हुआ कि वो ग्रह करियर की दृष्टि से अच्छा है। परंतु वही ग्रह यदि नवांश कुंडली के अंदर पिट जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वैवाहिक जीवन के लिए वो ग्रह जो है आपको जो है नुकसानदायक साबित हो सकता है, आपके लिए परेशानियां पैदा कर सकता है। कोई भी ग्रह यदि वर्गोत्तम होता है तो उसकी प्लेसमेंट का जो है बहुत फर्क पड़ता है। वर्गोत्तम ग्रह यदि केंद्र या त्रिकोण की प्लेसमेंट में हो तो व्यक्ति के लिए जो है ग्रोथ का लेवल एक अलग टाइप का होता है। परंतु वही ग्रह यदि 6, 8, 12 में बैठ जाए तो इसके अलग मायने निकलते हैं। वही ग्रह यदि 2, 11 की प्लेसमेंट लिए हुए हो तो व्यक्ति की फाइनेंशियल प्रोग्रेस होती है। इसी प्रकार से हम तीसरे घर में और छठे घर का भी जो है एक अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यक्ति को संघर्ष के बाद में प्राप्तियां होंगी। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप मकर लगन की कुंडली है, मकर लगन की कुंडली में शुक्र एक योग कारक ग्रह होता है। योग कारक ग्रह होकर मंग शुक्र यदि केंद्र में या त्रिकोण में प्लेसमेंट हो जाए तो व्यक्ति की जो है चौतरफा प्रगति होगी। परंतु यही शुक्र यदि 2, 11 में बैठे तो व्यक्ति को जो है फाइनेंशियल आजादी दिलाएगा, व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होगी। परंतु यही शुक्र यदि 6, 8, 12 में यदि बैठ जाए तो शुक्र एक योग कारक ग्रह होकर वर्गोत्तम हुआ है तो अच्छे फल तो निश्चित रूप से मिलेंगे, परंतु यहाँ पर शुक्र के फल देने की इंटेंसिटी में निश्चित रूप से जो है कमी आएगी। यहाँ शुक्र जो है वो फल नहीं, उस लेवल के फल नहीं दे पाएगा जो शुक्र जो है हमें केंद्र स्थान में बैठकर दे रहा था। अब हम एक से और उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कर्क लगन की कुंडली है और कर्क लगन की कुंडली में मंगल एक योग कारक ग्रह होता है। ऐसा मंगल यदि केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, मान लीजिए कि 10वें घर में बैठ जाए, तो 10वें घर के अंदर मंगल को दिग्बल प्राप्त होता है और मंगल 10वें घर का कारक ग्रह भी होता है और ऊपर से योग कारक बनकर वर्गोत्तम भी हुआ है। तो ऐसा मंगल व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। व्यक्ति को नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी, शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, मानसिक क्षमता बढ़ेगी, व्यक्ति हर तरह से जो है कार्य सक्षम होगा। यही मंगल यदि 2, 11 में बैठ जाए तो व्यक्ति को जो है फाइनेंशियल ग्रोथ दिलाएगा। और मंगल यदि तीसरे घर में बैठे तो व्यक्ति को काफी हार्डवर्क करके जो है चीजों को प्राप्त करवाएगा। व्यक्ति की हार्डवर्क करने की एबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाएगी। और छठे घर में बैठे तो व्यक्ति को संघर्ष कराएगा, विपरीत परिस्थितियों से निकाल के सफलताएं दिलाएगा। कहने को बात अच्छी लगती है कि विपरीत परिस्थितियों में लड़कर जिताएगा, लड़कर जीतने की प्रवृत्ति देगा। पर लड़ने की जरूरत तब पड़ती है जब व्यक्ति को जो है परेशानी आती है, यानी कि पहले परेशानी देकर बाद में उनसे लड़के जिताएगा। जब लड़कर जीतता है तो व्यक्ति की एनर्जी का लॉस जरूर होता है, धन की भी हानि होती है, शारीरिक श्रम भी ज्यादा करना पड़ता है, मानसिक परेशानियां भी होती है।
तो व्यक्ति की एनर्जी ज़्यादातर जो है परेशानियों के अंदर ही निकल जाएगी। तो जो फायदा मिलना चाहिए वो उस लेवल का नहीं पहुंचेगा। या शुभ परिणामों की इंटेंसिटी में निश्चित रूप से कमी आएगी। वही मंगल यदि 8वें घर में बैठ जाए तो व्यक्ति को जो है परेशानियों के बाद में जो है प्राप्ति होंगी। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, घर से दूर काम के लिए निकलता है, वहां पर वो विपरीत परिस्थितियों में फंस जाए या किसी बड़ी परेशानी में फंस जाए, भले वो व्यक्ति कितना ही सक्षम हो, कितना ही ताकतवर क्यों नहीं हो, वहां उस समस्या से निकलने में उसकी जो है क्षमताओं के ऊपर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि उस समस्या से बाहर निकलने के लिए उसको एनर्जी लॉस भी होगा, फाइनेंस का भी लॉस होगा और समय भी बर्बाद होगा। परंतु व्यक्ति कितनी ही मुसीबत में क्यों नहीं हो, कितनी ही परेशानी में क्यों नहीं हो, घर से चाहे कितना ही दूर क्यों नहीं हो, उसकी नज़र उसके अपने घरों पर रहेगी। तो वो अपने घर का जो है भला करना निश्चित रूप से चाहेगा। अब चूंकि यहां पर उसको लॉस हुआ है, उसकी क्षमता में कमी आई है, परंतु जो भी क्षमता बची है उसका फायदा उसके घर को पहुंचेगा। ठीक यही बात जो है ग्रहों पर लागू होती है। कोई भी ग्रह यदि 6, 8, 12 में बैठकर कमजोर होता है तो उसकी क्षमता में कमी आती है और जो शेष बच जाता है उसका फायदा उसके रूलिंग हाउस को मिलता है, जिन ग्रहों को वो रूल कर रहा है। तो इस प्रकार से कोई ग्रह जो वर्गोत्तम है वो कौन सी भाव की प्लेसमेंट लिए हुए ये बहुत मायने रखता है। यदि वो केंद्र या त्रिकोण का अधिपति है तो निश्चित रूप से जो है एक बहुत शानदार स्थिति बनेगी। यदि वो 6, 8, 12 जैसे बुरे घरों का अधिपति है, 6, 8, 12 जैसे भाव में बैठा हुआ है, तो फिर निश्चित रूप से उसकी क्षमताओं में कमी आएगी। वर्गोत्तम होने का जो लाभ मिलना चाहिए उसका पूरा पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। अब यदि कोई ग्रह यदि केंद्र के अंदर बैठकर जो है वर्गोत्तम हुआ है और वही ग्रह यदि नवांश कुंडली के अंदर त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है तो एक केंद्र और त्रिकोण का जो है एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। और केंद्र और त्रिकोण का अधिपति ग्रह राजयोग के जैसे फल देता है। तो कोई ऐसा ग्रह जो लगन कुंडली में केंद्र में बैठा हो और नवांश में त्रिकोण में, या फिर नवांश कुंडली में जो है केंद्र में बैठा हो और लगन कुंडली में त्रिकोण में, तो ये एक राजयोग कारक स्थिति बन जाती है और ऐसा वर्गोत्तम ग्रह व्यक्ति को राजयोग के जैसे फल देने लगता है। इसके विपरीत भी एक स्थिति और बनती है। कोई ग्रह यदि लगन कुंडली में 6ठे भाव में वर्गोत्तम होता है और नवांश कुंडली में वही ग्रह जो है 8वें घर में चला जाता है, तो एक 6-8 का कॉम्बिनेशन हो गया। 6-8 का कॉम्बिनेशन जो है अपने अलग अलग तरीके से जो है फल देगा। ये कॉम्बिनेशन अगर का यूटिलाइज होता है तो इसका बेनिफिट भी जो है अच्छे लेवल पे मिल सकता है। परंतु यदि इन घरों का अगर यूज नहीं हो पाता तो फिर जो है बड़ी बीमारियां भी दे सकता है। मान लीजिए किसी की कुंडली में जो है लगन कुंडली में 6ठे घर में वर्गोत्तम हुआ और वही ग्रह नवांश कुंडली में 8वें घर में बैठा है और ऐसा व्यक्ति जो है
कोई सर्जन है तो उसकी ग्रोथ होंगी, अच्छी ग्रोथ होंगी। परंतु कोई व्यक्ति जो है सर्जन नहीं है तो छठे घर का संबंध जो है बीमारियों से होता है और आठवें घर का संबंध जो है लंबी बीमारियों से होता है। तो व्यक्ति किसी बड़ी बीमारी के चक्कर में जो है फंसेगा। तो कहने का मतलब जो है ग्रहों की प्लेसमेंट को जो है हमें देखना बहुत जरूरी है कि जो ग्रह वर्गोत्तम हुआ है वो किस प्रकार की प्लेसमेंट लिए हुआ है, उसका जो है मायने क्या निकलते हैं। हमें परिस्थितियों के अनुसार जो है इसका आकलन करना पड़ेगा। अगर ये आकलन हम करना सीख जाए तो हमें जो है एक अच्छे लेवल का इंटरप्रिटेशन करने से कोई नहीं रोक सकता। आप इस बात का ख्याल जरूर रखेंगे। अब हम बात करते हैं फलित की। वर्गोत्तम ग्रह का फलित किस प्रकार से किया जाता है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, जब भी कोई ग्रह वर्गोत्तम होता है तो सबसे पहले अपने कारकत्व के ही फल देने वाला है। जैसे मान लीजिए कि बुध वर्गोत्तम हो जाता है तो बुध जो है बुद्धिमत्ता का कारक है, व्यक्ति को बुद्धिमत्ता देगा, उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता देगा। बुध व्यापार का कारक है, व्यापार करने की क्षमता देगा। बुध तर्क वितर्क करने की क्षमता व्यक्ति को देगा। व्यापार के अंदर सौदेबाजी करने की काबिलियत देगा। बुध एक ऐसा ग्रह है जहां बैठता है, जिस परिस्थिति में बैठता है उससे जो है फायदा निकालने की काबिलियत व्यक्ति के अंदर देता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में बुध वर्गोत्तम है वो किसी भी परिस्थिति में जो है फायदा उठाकर उससे पैसा कमाने की काबिलियत उस व्यक्ति में जरूर होगी। यदि शुक्र वर्गोत्तम हो जाता है तो व्यक्ति की बोलने के अंदर एक विशिष्ट कला होगी, लयबद्धता होगी, तालबद्धता होगी। व्यक्ति के कार्यशैली में बहुत ही प्रभाव देखने को मिलेगा। व्यक्ति के स्वभाव में आकर्षण होगा। व्यक्ति के अंदर एक रोमांच होगा। व्यक्ति बड़ा रोमांटिक होगा। व्यक्ति का रुझान जो है कला या आर्ट की तरफ रहेगा। व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में जो है काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब शुक्र के जो कारकत्व है, शुक्र के जो ट्रेड्स है वो उभर कर सामने आएंगे यदि शुक्र वर्गोत्तम हो जाता है। यदि मंगल वर्गोत्तम हो जाता है तो व्यक्ति का स्वभाव गुस्सेल होगा, उसके अंदर आक्रामकता होगी, अटैकिंग रहेगा, हार मानने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, किसी भी कीमत पे हार नहीं मानेगा, लड़कर जीतने की प्रवृत्ति होगी, संघर्ष करने की प्रवृत्ति होगी, शक्तिशाली होगा, कार्य क्षमता होगी, शरीर से हष्टपुष्ट रहेगा, मसल्स पावर अच्छा होगा। कुल मिला के जो मंगल के ट्रेड्स है वो उभर कर आएंगे यदि मंगल वर्गोत्तम है। यदि सूर्य वर्गोत्तम है व्यक्ति काफी ऑथोरिटिव रहेगा, मानी रहेगा, स्वाभिमानी रहेगा, अभिमानी रहेगा, सरकारी कामों में प्रगति होंगी, व्यक्ति ऑथेंटिक रहेगा। सूर्य से संबंधित जितने भी ट्रेड है उनसे व्यक्ति को जो है लाभ होगा यदि सूर्य वर्गोत्तम होता है। यदि बृहस्पति वर्गोत्तम हुआ तो व्यक्ति की आचरण में जो है उच्चता देखने को मिलेगी, अच्छे और बुरे की समझ व्यक्ति को रहेगी, व्यक्ति के भी ज्ञानी रहेगा, व्यक्ति के स्वभाव में जो है ऊंचापन होगा,
यदि शनि वर्गोत्तम हो जाए तो व्यक्ति की सोच विचार करके कार्य करने की स्टाइल रहेगी। व्यक्ति व्यवहारिक रहेगा। लंबी परियोजनाओं पर काम करने की क्षमता व्यक्ति के अंदर रहेगी। व्यक्ति डिसिप्लिन रहेगा। व्यक्ति हार्ड वर्कर रहेगा। यदि चंद्रमा वर्गोत्तम हो जाए तो व्यक्ति की मानसिक शक्ति जो है अच्छे लेवल की रहेगी। व्यक्ति फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेगा। व्यक्ति मानसिक रूप से जो है स्वस्थ रहेगा, इमोशनल रहेगा। यानी कि चंद्रमा के जितने भी ट्रेड्स है वो अच्छी तरह से काम करेंगे यदि चंद्रमा वर्गोत्तम है। कहने का मतलब है कि जो ग्रह वर्गोत्तम होता है उस ग्रह के जो नेचुरल ट्रेड्स है उन ट्रेड्स का फायदा व्यक्ति को जो है अवश्य मिलता है यदि वो ग्रह वर्गोत्तम होता है। अब इसके बाद वो ग्रह जिन भावों को रूल करता है उन भावों के स्पष्ट फल देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि वृषभ लगन की कुंडली है। शनि 10वें और 11वें घर का अधिपति होता है। यदि शनि वर्गोत्तम हो जाए तो 10वें घर के और 11वें घर के फायदे व्यक्ति को मिलेंगे। 10वां घर करियर का होता है। करियर में जो है व्यक्ति को फायदा मिलेगा। 11वां घर सभी प्रकार के लाभ का होता है। व्यक्ति के जीवन में लाभदायक स्थितियां बनेंगी। व्यक्ति के इनकम सोर्स बढ़ेंगे। व्यक्ति की इच्छा पूर्तियां होंगी। यदि कन्या लगन की पत्रिका है और बुध वर्गोत्तम हो जाए तो बुध लगन लॉर्ड होता है। व्यक्ति को अपने काम के द्वारा 10वें घर का अधिपति होने के कारण व्यक्ति के काम के द्वारा व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलेगी, नेम और फेम मिलेगा। लगन लॉर्ड होने के कारण व्यक्ति की आइडेंटिटी बढ़ेगी। व्यक्ति बुद्धिमान होगा, चालाक होगा, चतुर होगा। व्यक्ति का फाइनेंस अच्छा रहेगा। व्यक्ति की बुद्धिवादी सोच रहेगी। कहने का मतलब जो ग्रह वर्गोत्तम होता है वो जिन भावों का अधिपति होता है उन भावों से संबंधित अच्छे फल देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। ग्रह वर्गोत्तम होकर जिस भाव में बैठता है उस भाव के भी फल मिलते हैं। परंतु यहां पर जो है एक बात जो है ध्यान रखने वाली बात है कि यदि शुभ ग्रह वर्गोत्तम हुआ है तो जिस भाव में बैठता है उस भाव के जो है स्पष्ट फल देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि शुक्र वर्गोत्तम होता है और चौथे घर में बैठता है तो चौथे घर के फायदे स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेंगे। बृहस्पति जैसा ग्रह यदि वर्गोत्तम होता है और चौथे भाव में बैठता है तो चौथे भाव की भी तरक्की होती है। चौथे घर से संबंधित फायदे भी निश्चित तौर पर मिलते हैं। परंतु यदि कोई पाप ग्रह जैसे मंगल हुआ या शनि हुआ या राहु हुआ या फिर केतु हुआ या फिर सूर्य हुआ, इस तरह के यदि मैलेफिक्स प्लेनेट यदि किसी घर में बैठते हैं वर्गोत्तम होकर तो उस घर का फायदा होगा, इसके बारे में हमेशा जो है डाउट रहता है। ये ठीक वैसे ही है कि आप समझिए कोई दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है, वो यदि किसी जगह पे जाके बैठ जाए तो वहां का जो है सबसे पहले वहां का ही बिगाड़ा करेगा। वो सिर्फ अपनी सोचेगा, जहां पे बैठा है वहां की जो है बिल्कुल सोचने वाला नहीं है। यही बात ग्रहों पे लागू होती है। पाप ग्रह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का भला कराएंगे, ये हमेशा जो है संदेहास्पद ही रहते। परंतु यदि शुभ ग्रह जहां बैठते हैं
उस ग्रह का फायदा निश्चित रूप से होता है, वहाँ की वृद्धि भी होती है। तो हमें इस बात का जरूर ध्यान रख लेना चाहिए। तो फलित के अंदर हमने क्या देखा, सबसे पहले ग्रह अपने जो नेचुरल ट्रेड्स होते हैं उनका फायदा व्यक्ति को देता है। उसके बाद वो जिन घरों को रूल करता है उन घरों की जो है तरक्की करवाता है, उन घरों की ग्रोथ देता है। उसके बाद यदि शुभ ग्रह हुआ तो जिस भाव में बैठता है उस भाव की वृद्धि भी करता है। तो इस प्रकार से हम वर्गोत्तम ग्रह का जो है फलित कर सकते हैं। वर्गोत्तम ग्रहों का जो विषय है वो बहुत बड़ा विषय है, इसके ऊपर एक पूरी सीरीज तक बनाई जा सकती है, परंतु अपने व्यूअर्स की ज़रूरतों को समझते हुए एक दायरे में रखकर ये मैंने वीडियो बनाने का प्रयास किया है। और जो नियम हमने अभी तक सीखे हैं उन नियमों को हम किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, वर्गोत्तम ग्रहों का फलित हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके लिए हम इन्हीं नियमों को कुछ कुंडलियों पर अप्लाई करके देखेंगे कि ये नियम किस तरह से काम करते हैं और वर्गोत्तम ग्रहों का फलित किस प्रकार से किया जाता है। परंतु आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी काम जो आपको अभी और इसी वक्त कर लेना है वो ये कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है और जिसकी खुशी भी बहुत मिलती है, परंतु मेहनत से किए वाले काम जो है सफल हों इसके लिए प्रेरणा की ज़रूरत पड़ती है। और आपका लाइक, कमेंट, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हमेशा ही प्रेरणादायक रहता है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे प्रयासों का समर्थन करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे उत्साहित करेंगे। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा, किसी भी प्रकार से आपके लिए नॉलेजेबल रहा, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर किए बिना नहीं रहेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हमने अभी तक जो भी कुछ सीखा है उसको कुंडलियों पर अप्लाई करके देखते हैं। अब आप यहाँ इस कुंडली को देखिए, ये एक मिथुन लगन की कुंडली है और इस कुंडली में लगन लॉर्ड 8वें घर में बैठा हुआ है। ये लगन लॉर्ड बुध यहाँ पर 8वें घर में बैठा हुआ है। अमूमन हम 8वें घर में किसी भी ग्रह के बैठने को अच्छा नहीं मानते हैं, विशेषकर तब जब वो लगन लॉर्ड हो। परंतु यदि कोई व्यक्ति 8वें घर से जुड़कर ही काम कर रहा हो, 8वें घर से पूरी तरह से कनेक्टेड हो, तो फिर 8वें घर से भी जो है फायदे मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि इस नेटिव के साथ में है, ये नेटिव पूरी तरह से 8वें घर से कनेक्टेड है, 8वें घर से जुड़े हुए फायदे व्यक्ति को मिल रहे हैं। अब यहाँ बुध की हम पोजीशन को देखेंगे। बुध यहाँ पर मकर राशि में है, लगन कुंडली में, और इसकी नवांश कुंडली के अंदर हम पोजीशन को देखें तो नवांश कुंडली में भी ये मकर राशि का ही बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कुंडली में बुध राशि वर्गोत्तम है। क्यों राशि वर्गोत्तम है? क्योंकि वो लगन कुंडली में भी मकर राशि में है और अपनी स्थिति को नवांश कुंडली में भी ये बरकरार रखे हुए है। नवांश कुंडली में भी ये बुध मकर राशि का ही बना हुआ है, इसलिए राशि वर्गोत्तम हुआ। अब यदि कोई ग्रह राशि वर्गोत्तम हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ग्रह बली अवस्था में है, उसके पास में कुछ एक्स्ट्रा पावर आ गया है। अब ये जब लगन लॉर्ड मरकरी एक्स्ट्रा पावर के साथ जो है परफॉर्म कर रहा है तो किस प्रकार से परफॉर्म करेगा, किस प्रकार से हमें जो है रिजल्ट देगा, ये हमारे लिए देखने लायक विषय है। तो हमें वर्गोत्तम ग्रह का फलित करते समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो कोई भी ग्रह वर्गोत्तम होता है वो सबसे पहले अपने नेचुरल ट्रेड्स के जो है फायदे देता है।
नैसर्गिक कारकत्व। तो यहाँ हम बुध के नैसर्गिक कारकत्वों की बात करें तो बुध जो है बुद्धिमत्ता देता है, व्यापार करने की क्षमता देता है, आकलन करने की शक्ति देता है, स्मरण शक्ति देता है, किसी भी चीज को सूक्ष्मता से सूक्ष्म दृष्टि से देखकर उसका विश्लेषण करने की क्षमता देता है, इंटेलिजेंसी देता है, कम्युनिकेशन स्किल देता है, लिखने और पढ़ने की जो है क्षमता प्रदान करता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बुध के जितने भी ट्रेड्स हैं वो इस व्यक्ति में दिखाई देंगे, विशेषकर तब जब इस कुंडली में बुध एक्टिवेशन में आएगा। ये तो हुई हमारे नेचुरल ट्रेड्स की बात। अब बुध जो है उन घरों के फल देगा जिन घरों को वो रूल कर रहा है। अगर इस कुंडली में हम बुध की बात करें तो बुध यहां पर लग्नेश होने के साथ साथ जो है 4th हाउस का लॉर्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बुध, वर्गोत्तम बुध, लगन के साथ साथ जो है 4थे घर के भी व्यक्ति को जो है फायदा देने वाला है। किस प्रकार के फायदे? इसके लिए आप लगन के जो है कारकत्वों को देखिए। लगन यानी कि व्यक्ति स्वयं, लगन का बलि हो जाने का मतलब ये है कि लगन से जुड़े हुए सभी फायदे मिलेंगे। लगन से मिलने वाले फायदे किस प्रकार के होते हैं जरा एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। व्यक्ति को आइडेंटिटी मिलेगी, व्यक्ति जो भी काम करेगा उस काम के द्वारा व्यक्ति को जो है पहचान मिलेगी, उसको प्रसिद्धि मिलेगी। लगन जो है व्यक्तित्व के लिए भी जाना जाता है। तो यहाँ पर बुध वर्गोत्तम होता है तो व्यक्ति की जो है बुद्धिमानी बढ़ेगी, व्यक्ति की इंटेलिजेंसी बढ़ेगी, व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आएगा, व्यक्ति के बोलचाल के ढंग में जो है सुधार आएगा, व्यक्ति लोगों से ज्यादा अच्छी तरीके से जो है कम्युनिकेट करेगा, बारीक से बारीक चीजों का विश्लेषण करने की क्षमता व्यक्ति के अंदर आएगी। व्यक्ति जो है दूसरों से देखकर जो है सीखने की प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर बढ़ेगी। ये बुध जो है एक मटेरियलिस्टिक गुणवत्ता देता है, तो व्यक्ति के अंदर ये जो पैसा निकालने के, पैसा कमाने की जो कला है वो विकसित होगी। बुध यहां पर जो है पैसा कमाने की जो है नई नई तरीके जो है व्यक्ति को जो है अपनाने के लिए प्रवृत्त करेगा। साथ ही साथ जो है ये लगन जो होता है वो हेल्थ के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है। तो ये बुध जो है व्यक्ति की हेल्थ में भी जो है इंप्रूवमेंट करेगा। अब बात करते हैं हम 4थे घर की। 4था घर कुंडली में सुख स्थान माना जाता है। सभी प्रकार के सुख इस 4थे घर के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ बुध जो है 4थे घर का अधिपति होने के कारण 4थे भाव को जो है वृद्धि प्रदान करेगा। व्यक्ति के सुख संसाधनों के अंदर वृद्धि होगी। 4था घर वाहन का कारक है, व्यक्ति को वाहन का सुख मिलेगा। 4था घर घर का कारक है, व्यक्ति के घर से संबंधित कुछ इच्छा है तो वो इच्छा जो है इस दौरान पूरी होंगी। 4था घर मां का है, मां से संबंधित जितने भी सुख है व्यक्ति को मिलेंगे। 4था घर डोमेस्टिक पीस का है, व्यक्ति के घर का वातावरण संतुलित रहेगा। कहने का मतलब ये है कि 4थे घर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो व्यक्ति को इस दौरान देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि 4थे घर का लॉर्ड वर्गोत्तम है और वो अपनी दशा में एक्टिवेशन के आने के बाद
चौथे घर की वृद्धि जो है निश्चित रूप से करेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो बुध यहाँ पर वर्गोत्तम हुआ है वो सबसे पहले उसने अपने नेचुरल ट्रेड्स के जो है बेनिफिट्स व्यक्ति को दिए, उसके बाद जो है उसने उन घरों के फायदे व्यक्ति तक पहुंचाए जिनकी वो लॉर्डशिप लिए हुए। अब यहाँ पर एक बुध जो है एक शुभ ग्रह है, और शुभ ग्रह की खासियत होती है कि वो जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान का भी भला करता है, उस स्थान की भी वृद्धि करता है। तो यहाँ पर बुध 8वें घर में बैठा हुआ है और व्यक्ति 8वें घर से ही जुड़ा हुआ है, तो 8वें घर से संबंधित व्यक्ति को जितने भी फायदे हो सकते हैं बुध की इस एक्टिवेशन के दौरान व्यक्ति को मिलेंगे। तो इस प्रकार से कोई ग्रह वर्गोत्तम होता है तो उसके फायदे किस प्रकार से मिलते हैं वो हमने देखा। अब आप इसी कुंडली के अंदर इस शुक्र को देख लीजिए। शुक्र यहां पर 9वें घर में बैठा हुआ है, एक अच्छी प्लेसमेंट है, और इसकी हम राशि देखें तो यहां पर जो है ये कुंभ राशि में बैठा हुआ है, एक्वेरियस साइन। ये जो कुंभ राशि है वो एक वायु तत्व की राशि है, और यहां पर नवांश कुंडली की बात करें तो यही वीनस नवांश में भी वायु तत्व की राशि में ही बैठा हुआ है, और राशि भी कैसी, स्व राशि, खुद की राशि में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शुक्र है वो लगन कुंडली में भी वायु तत्व की राशि में है, और ये नवांश कुंडली में भी वायु तत्व की राशि में ही बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है ये जो वीनस है वायु तत्व से जो है पूरी तरह से जो है कनेक्टेड है, और ये इसको हम तत्व वर्गोत्तम कहेंगे। तत्व वर्गोत्तम होने की मतलब यह है कि इस वीनस की क्वालिटी के अंदर जो है फर्क नहीं है, इसकी सोच जो है ना एक जैसी है। ये वीनस जैसा बाहर से दिखता है वैसा का वैसा ही जो है अंदर से है। अब ये जब वीनस वर्गोत्तम हो गया है तो सबसे पहले अपने नेचुरल ट्रेड्स के जो है फायदे व्यक्ति को देगा। अब वीनस के ट्रेड्स क्या है, वीनस जो है कला का कारक है। सभी प्रकार के जो आर्ट्स है, कलाएं हैं, वो वीनस के अंदर ही आती है। तो व्यक्ति यदि किसी आर्ट से जुड़ा हुआ है तो व्यक्ति के काम में ग्रोथ मिलेगी। अगर आर्ट से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो जिस किसी काम को करेगा उसके अंदर जो है उसकी कला साफ साफ तौर पर दिखाई देगी। वीनस धन संपत्ति का कारक है, तो ये वीनस जब एक्टिव होगा तो व्यक्ति की धन संपत्ति के अंदर वृद्धि होगी। वीनस जो है आकर्षण का कारक है, किसी भी चीज के प्रति आकर्षण पैदा करता है तो व्यक्ति के स्वभाव में आकर्षण होगा। वीनस जो है सौंदर्य का कारक है, सौंदर्य प्रसाधनों का कारक है। वीनस जो है मनोरंजन का कारक है। तो व्यक्ति इस वीनस की एक्टिवनेस के कारण एंजॉय करेगा, सौंदर्य के प्रति विशेष झुकाव रहेगा। साथ ही साथ जो है ये वीनस जो है लग्जरी का कारक है, तो व्यक्ति को लग्जरी आकर्षित करेगी, और ना सिर्फ आकर्षित करेगी बल्कि उन चीजों को प्राप्त भी करेगा। ये वीनस जो है रोमांस का कारक है, तो व्यक्ति जो है इस दौरान काफी रोमांटिक रहेगा। अब ये वीनस जो है अपने कारकत्व के कारण इस व्यक्ति को जो भी फायदे पहुंचा सकता है वो फायदा अपनी दशा के दौरान पहुंचाएगा। अब इसके बाद जो है वीनस उन घरों का जो है भला करेगा जिस घर को वो लेकर चल रहा है, जिस घर को वो रूल कर रहा है। अगर हम इस कुंडली की बात करें तो वीनस यहाँ पर
ये 12th हाउस को लेकर चल रहा है और ये 5th हाउस को लेकर चल रहा है। अब ये दोनों ही घर ये वीनस के लिए जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। जब भी वीनस एक्टिव होगा, और वीनस यहाँ पे वर्गोत्तम ग्रह है, इसलिए इन घरों के लिए विशेष करेगा, विशेष फायदा पहुंचाएगा, इन घरों को जो है वृद्धि करेगा। अब 12वें घर के जितने भी कारकत्व है उनको आप एक बार समझ लीजिए। 12वां घर इन्वेस्टमेंट का है, तो वीनस इस दौरान जो है व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट करा सकता है। 12वां घर एब्रॉड का है, यदि व्यक्ति एब्रॉड जाने की किसी प्रकार की इच्छा रखता है तो वो इच्छा इस दौरान व्यक्ति की पूरी हो सकती है। 12वां घर मेडिटेशन का है, तो मेडिटेशन में व्यक्ति जो है प्रोग्रेस कर सकता है। 12वां घर सैया सुख का है, और वीनस के कारकत्व भी जो है काफी मैच करते हैं, तो व्यक्ति को जो है इस दौरान सैया सुख मिलेगा। कुल मिलाकर यह है कि 12वें घर से संबंधित जितने भी कारकत्व है उन कारकत्वों का फायदा इस नेटिव को मिलने वाला है। अब यहां वीनस जो है 5वें घर का भी अधिपति बना हुआ है, तो 5वें घर की भी वृद्धि होनी निश्चित है। 5वां घर संतान का है, संतान से संबंधित ये टाइम पीरियड जो है व्यक्ति का बहुत अच्छा जाएगा। 5वां घर एजुकेशन का है, यदि व्यक्ति एजुकेशन से जुड़ा हुआ तो व्यक्ति की ग्रोथ होगी। 5वां घर किसी भी प्रकार की निर्मित का है, तो व्यक्ति यदि किसी चीज की निर्मित में लगा हुआ है, किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहा है, तो व्यक्ति अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बना के अपनी जो है गुडविल बनाएगा। 5वां घर प्रेम का है, तो व्यक्ति किसी प्रेम संबंधों में है तो इसमें जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी। 5वां घर स्पेकुलेशन का है, तो व्यक्ति किसी प्रकार की स्पेकुलेशन की एक्टिविटीज में बंधा हुआ है तो फिर उसके अंदर भी व्यक्ति की प्रगति होगी। 5वां घर खेल कूद का है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का है, यदि व्यक्ति किसी स्पोर्ट्स लाइन में है तो व्यक्ति को ग्रोथ मिलेगी। 5वां घर मौज मस्ती का है, 5वां घर मनोरंजन का है, 5वां घर ग्लैमर्स का है, तो व्यक्ति यदि इस प्रकार के कामों से जुड़ा हुआ तो व्यक्ति की ग्रोथ होगी। कहने का मतलब ये है कि 5वें घर से संबंधित जितने भी कार्य है वो व्यक्ति करेगा तो उन कामों के अंदर व्यक्ति को जो है विशेष फायदा होने वाला है, व्यक्ति को जो है तरक्की मिलेगी, ग्रोथ होगी। अब यहाँ पर वीनस की प्लेसमेंट की बात करते हैं। वीनस एक शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान का भी भला निश्चित रूप से करता है। तो यहाँ पर वीनस जो है 9वें घर में बैठा हुआ है, तो 9वें घर से भी व्यक्ति को जो है फायदा मिलेगा। व्यक्ति की पिता की फाइनेंस की कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी, व्यक्ति की पिता की जो है सेहत में सुधार होगा, साथ ही साथ जो है उनकी आइडेंटिटी पे बनेगी। 9वां घर लक का होता है, व्यक्ति को जो है लक सपोर्ट करेगा, व्यक्ति को अवसर मिलेंगे, अवसरों का फायदा उठाएगा, काम करने के लिए सरलतम परिस्थितियां मिलेंगी। इस प्रकार से हम इस वीनस का आकलन कर सकते हैं। अब आप वीनस की इस पोजीशन को देखिए, वीनस यहाँ पर लगन कुंडली में 9वें घर में बैठा हुआ है और यही वीनस नवांश कुंडली में 10वें घर में चला गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है 9th हाउस और 10th हाउस का जो है कॉम्बिनेशन बैठा है, केंद्र और त्रिकोण का योग। जब कोई ग्रह यदि केंद्र और त्रिकोण के साथ संबंध बनाता है तो फिर वो ग्रह योग कारक हो जाता है, इसलिए इस वीनस का वर्गोत्तम होना एक योग कारक ग्रह की तरह जो है रिजल्ट देगा। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और फिर वीनस यहाँ, वीनस की स्ट्रेंथ भी जो है नवांश कुंडली में बढ़ी है। वीनस यहाँ लगन कुंडली में एक मित्र की राशि में बैठने के कारण एक अच्छी कंडीशन में है, परंतु यही वीनस नवांश कुंडली में जाकर स्वग्रही हो जाता है।
और यहाँ पर जो है वायु तत्व की राशि में है, और साथ में आप देखेंगे तो ये वायु तत्व का एक और ग्रह राहु भी साथ में बैठा हुआ है। तो राहु जिस ग्रह के साथ में बैठता है उस ग्रह की भी तो निश्चित रूप से जो है वृद्धि होती है। तो यहाँ पर जो है ये पूरी तरह से जो है वीनस को हम आकलन करें तो ये वीनस ताकतवर होकर निकलता है, और ये ताकतवर वीनस जब वर्गोत्तम हो जाता है तो अपनी महादशा अंतरदशा के अंदर व्यक्ति को जो है जबरदस्त फायदे पहुंचाएगा। क्यों फायदे पहुंचाएगा? क्योंकि ये वर्गोत्तम है और वर्गोत्तम ग्रह की ताकत बढ़ जाती है। और यदि वर्गोत्तम ग्रह यदि शुभ ग्रहों के अधिपति हो तो फिर जो है उन शुभ ग्रहों की जो है वृद्धि भी जो है होती है, शुभता में बढ़ोतरी होती है। तो इस प्रकार से हम वर्गोत्तम ग्रह का आकलन कर सकते हैं। आइए एक और कुंडली का हम विश्लेषण करते हैं। अब आप यहां इस कुंडली में शनि को देखिए। शनि यहां पर मीन राशि में है और ये नवांश कुंडली में भी मीन राशि में ही गया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि शनि इस कुंडली में राशि वर्गोत्तम है। पर यहां शनि की हम पोजीशन को देखें तो शनि मीन राशि में फ्रेंडली साइन में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, शनि एक वायु तत्व का ग्रह होकर जो है जल तत्व के अंदर गया है, और जल तत्व और वायु तत्व दोनों के अंदर श्रिंक नहीं होता। तो शनि का यहां पर वर्गोत्तम होना उतना ज्यादा लाभप्रद नहीं है। साथ ही साथ हम लगन की बात करें तो लगन और शनि दोनों के अंदर बहुत ज्यादा मित्रता नहीं है। इस लिहाज से यहां पर शनि जो है सामान्य परिणाम ही इस वर्गोत्तम होने के कारण दे सकता है। देखिए शनि यहां पर जो है अपने कारकत्व के फल जो है सबसे पहले व्यक्ति को देगा। कितने देगा? साधारण स्थल के फल देगा। शनि जो है डिसिप्लिन का कारक है, व्यक्ति को डिसिप्लिन देगा, हार्ड वर्किंग करवाएगा। अब ध्यान रखिए लगन लोड यहां पर जुपिटर है, और जुपिटर के लगन वाले लोग जो है ज्यादा हार्ड वर्किंग करने में विश्वास नहीं रखते हैं। परंतु शनि यहां पर वर्गोत्तम हुआ तो अपनी दशाओं के दौरान व्यक्ति को हार्ड वर्किंग करने के लिए लगाएगा, डिसिप्लिन में रहने के लिए प्रवृत्त करेगा। साथ ही साथ जो शनि यहां पर दूरदर्शी सोच व्यक्ति को देने का प्रयास करेगा, लंबी परियोजनाओं पर काम करने की क्षमता व्यक्ति को प्रदान करेगा, सोच समझकर काम करने की प्रवृत्ति देगा। कहने का मतलब है कि शनि के कारकत्व में जो भी बातें आती है उन बातों के द्वारा व्यक्ति जो है प्रभावित यहां होने वाला है। मैंने प्रभावित होने वाली बात इसलिए कही क्योंकि लगन और शनि के अंदर मित्रता नहीं है। परंतु शनि जब एक्टिव होगा तो इस प्रकार के काम करने के लिए, अपने अनुसार चलने के लिए व्यक्ति को जो है विवश करेगा। अब शनि की लॉर्डशिप की हम बात करें तो शनि यहां पर 2nd हाउस और ये 3rd हाउस की लॉर्डशिप लिए हुए। तो ये 2nd हाउस और 3rd हाउस को बल प्रदान करेगा। 2nd हाउस फाइनेंस का है, 2nd हाउस कुटुंब का है, 2nd हाउस खान पान का है। तो इस जोन में रहकर शनि जो है इस घर को किस तरह से जो है प्रभावित कर सकता है, वो प्रभाव यहां पर जो है शनि डालेगा। और रही बात तीसरे घर की, तो तीसरे घर का संबंध जो है मेहनत से होता है, हार्ड वर्किंग से होता है। तो ये शनि अपनी एक्टिव होने के कारण जब भी ये एक्टिव होगा तो व्यक्ति को जो है हार्ड वर्किंग करने के लिए लगाएगा। और चूंकि शनि यहां पर एक क्रूर ग्रह है, इसलिए
जब भी ये एक्टिव होगा तो चौथे घर की प्लेसमेंट के कारण चौथे घर का ये फायदा करेगा। इसमें जो है हमेशा ही संदेह बना हुआ रहता है, क्योंकि गुरु ग्रह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि अमूमन तौर पर जो है नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से इस वर्गोत्तम शनि का हम आकलन कर सकते हैं। यही शनि यदि लगन का मित्र होता और स्वयं राशि में होता या फिर जो है मूल त्रिकोण में होता या फिर एक्सल्टेशन में होता, तो फिर हम शनि के परिणामों को थोड़ा अलग तरीके से लेते, उनको बड़ा चढ़ाकर बात करते। परंतु यहाँ शनि जो है सामान्य स्थिति में इससे सामान्य ही फल देगा। अब हम इस कुंडली में सूर्य की बात करते हैं। आप देखिए यहाँ पर सूर्य जो है कन्या राशि में बैठा हुआ है, एक पृथ्वी तत्व की राशि में। और हम नवांश की बात करें तो नवांश में भी ये सूर्य टॉरस में बैठा हुआ है, वृषभ राशि, जो कि एक पृथ्वी तत्व की राशि है। इसका मतलब हुआ कि सूर्य को दोनों ही कुंडलियों के अंदर पृथ्वी तत्व की राशियां मिली। इसलिए हम कहेंगे कि यहां पर सूर्य तत्व वर्गोत्तम है। दोनों जगह इस सूर्य की सोच एक जैसी है, तो यहां पर सूर्य तत्व वर्गोत्तम होने के कारण हमें जो है वर्गोत्तम ग्रह के फल देगा। परंतु यहां पर हम पृथ्वी तत्व की बात करें तो पृथ्वी तत्व और सूर्य यहां पर हो गया अग्नि तत्व का। तो अग्नि और पृथ्वी के अंदर किसी प्रकार का मेल नहीं होता, दोनों के अंदर जो है सिंक नहीं होता। तो यहां पर सूर्य पृथ्वी तत्व में वर्गोत्तम होने के कारण बहुत ज्यादा फल दे देगा, ऐसी उम्मीदें हमें नहीं करनी चाहिए। यहां पर एक साधारण से फल हमें सूर्य देता हुआ प्रतीत होता है, साधारण से। तो यहां सूर्य अपने कारकत्व के जितने भी फल है उसके बारे में थोड़े नॉमिनल फल देगा। सूर्य जो है ऑथोरिटी देता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा देता है, व्यक्ति को मानी बनाता है, स्वाभिमानी बनाता है, व्यक्ति को कार्य सक्षम बनाता है, मैनेजमेंट की क्षमता देता है, राजकीय कामों में व्यक्ति को सफलताएं दिलाता है। तो इस प्रकार के काम व्यक्ति अगर करेगा या इस प्रकार की जो है फील व्यक्ति के अंदर जो है इस दौरान आ सकती है जब सूर्य अपनी दशाओं में एक्टिवेशन में होगा। अब बात करते हैं सूर्य के लॉर्डशिप की। सूर्य यहाँ पर जो है 9वें घर की लॉर्डशिप लिए हुए है, तो 9वें घर का जो है बेनिफिट व्यक्ति को मिलेगा, 9वें घर की वृद्धि होगी। व्यक्ति का लक फैक्टर जो है यहाँ पर जो है काम करेगा, व्यक्ति को अवसर मिलेंगे, व्यक्ति के पिता की जो है वृद्धि होगी, व्यक्ति के पिता के कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। इस प्रकार से हम वर्गोत्तम ग्रह का अध्ययन कर सकते हैं। अब आप यहाँ इस कुंडली को देख लीजिए, एक मेष लगन की कुंडली है और इस कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन देखिए आप। चंद्रमा यहाँ पर सिंह राशि का है, यानी कि एक जल तत्व का ग्रह अग्नि तत्व में गया है। तो यहाँ पर जल तत्व और अग्नि तत्व का आपस में श्रिंक नहीं होता। तो यहाँ पर सिंह राशि में बैठने के कारण चंद्रमा का प्रभाव निश्चित तौर पर थोड़ा कम हुआ है, परंतु सिंह राशि का लॉर्ड सूर्य चंद्रमा का मित्र होने के कारण यहाँ पर फ्रेंडली इन्वायरमेंट जरूर मिला है। अगर हम इसकी नवांश की बात करें तो नवांश में यही आप चंद्रमा सिंह राशि में ही बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यह चंद्रमा आपका जो है राशि वर्गोत्तम हो चुका है और इस राशि वर्गोत्तम होने के कारण चंद्रमा को यहाँ पर विशेष बल मिला है।
ये बल मिलने के कारण जब भी ये चंद्रमा अपनी दशाओं के दौरान एक्टिवेशन में आएगा, इस नेटिव को जो है फायदे देगा। अब ये किस प्रकार के फायदे देगा वो हमें देखना है। तो यहां पर चंद्रमा सबसे पहले अपने कारकत्व के फल देगा, नैसर्गिक कारकत्व के फल देगा। नैसर्गिक कारकत्व के फल को देखने से पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि यहां पर चंद्रमा बली कितना है, क्योंकि चंद्रमा का बल का आकलन हम सूर्य से दूरी के आधार पर करते हैं। तो यहां हम देखेंगे कि चंद्रमा और सूर्य दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, करीब करीब। तो हम कह सकते हैं कि ये चंद्रमा पूर्णिमा या पूर्णिमा के आसपास का है, इसलिए जो है यहाँ पर चंद्रमा को पक्ष बल प्राप्त है और ये चंद्रमा जो है यहाँ पर बली माना जाएगा। साथ ही साथ हम दिग्बल की बात करें तो चंद्रमा चौथे घर में दिग्बल ही होता है और यहाँ दिग्बल से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, एक घर आगे आया हुआ है। तो इस चंद्रमा के पास में दिग्बल भी प्राप्त है और मित्र की राशि में भी बैठा हुआ है और वर्गोत्तम भी हुआ है। और साथ ही साथ ये चंद्रमा लग्नेश का मित्र भी है। तो इस लिहाज से ये चंद्रमा जो है काफी अच्छा माना जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि यहाँ पर जो है एलिमेंट टू एलिमेंट जो है सिंक नहीं हो पा रहा है, परंतु फिर भी चंद्रमा यहाँ पर वर्गोत्तम होने के कारण अच्छे फल देने वाला है। अब यहाँ सबसे पहले चंद्रमा जो है अपने कारकत्व के फल देगा। तो हमें यह देख लेना कि चंद्रमा के कारकत्व क्या क्या है। चंद्रमा के कारकत्वों का फायदा इस नेटिव को निश्चित तौर पर मिलने वाला है। चंद्रमा चूंकि बली है, इसलिए ये व्यक्ति को जो है मानसिक शक्ति देगा, व्यक्ति मानसिक रूप से सुदृढ़ होगा। चंद्रमा धन संपत्ति का भी कारक है, इसलिए व्यक्ति का जो है फाइनेंस अच्छा बनाएगा। चंद्रमा जो है यहाँ पर जो है माँ का कारक है, व्यक्ति को माँ से संबंधित सुख मिलेगा। यहाँ हो सकता है कि माँ से थोड़ी खटपट भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एक जल तत्व का ग्रह होने के कारण चंद्रमा जो है अग्नि तत्व का असर इसके ऊपर आएगा, तो यहाँ पर जो है थोड़ी खटपट भी देखने को मिल सकती है। चंद्रमा इमोशन का कारक है, व्यक्ति को अपनी दशा के दौरान व्यक्ति को थोड़ा इमोशनल बनाएगा। कहने का मतलब है कि चंद्रमा के कारकत्व से संबंधित जो भी बातें आती है, उन बातों से व्यक्ति जो है प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अब यहां देखना है कि चंद्रमा कौन से भाव की लॉर्डशिप लिए हुए, उस भाव की वृद्धि होने वाली है। चंद्रमा यहाँ चौथे भाव का कारक है, तो चौथे भाव से संबंधित जो भी बातें आती है, उन बातों से व्यक्ति को जो है फायदा मिलेगा। चौथा घर डोमेस्टिक पीस का है, तो व्यक्ति के घर का वातावरण इस दौरान जो है अच्छा बना रहेगा। चौथा घर वाहन का है, व्यक्ति को वाहन का सुख मिल सकता है। चौथा घर घर का है, तो घर लेने की अगर इच्छा हो या फिर घर के अंदर किसी प्रकार का एक्सटेंशन करना हो, इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना हो, तो व्यक्ति को इस दौरान जो है सफलता मिल सकती है। चौथा घर वास्तु का होता है, तो व्यक्ति का घर जो है वास्तु के अनुरूप अगर बनाना चाहे तो व्यक्ति को जो है काफी मदद मिलेगी। चौथा घर माँ का है, तो माँ से संबंधित जो बातें हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिलेंगी। कहने का मतलब है कि जो चौथे घर से संबंधित जो भी चीजें हैं, उन सभी की वृद्धि जो है चंद्रमा की एक्टिवनेस के दौरान मिलने वाली है। अब चंद्रमा यहाँ पर एक शुभ ग्रह है, तो पांचवें घर में बैठा है, तो पांचवें घर की भी वृद्धि होगी। पांचवा घर संतान का है, तो व्यक्ति को संतान से संबंधित सुख भी व्यक्ति को देखने को मिलेंगे। पांचवें घर में जो भी चीजें आती है, उन चीजों के अंदर भी जो है ये चंद्रमा वृद्धि करने वाला है। अब ये चंद्रमा जो है 11वें घर के ऊपर दृष्टि डालता है, तो 11वें घर से भी व्यक्ति को जो है फायदा होगा। अब यहां पर हम एक और ग्रह राहु की बात करते हैं। आप यहाँ राहु की पोजीशन देखिए, राहु यहाँ पर सिंह राशि में है, और यहाँ नवांश की बात करें तो नवांश में ये धनु राशि में आ जाता है, यानी कि एक अग्नि तत्व का, एक वायु तत्व का ग्रह है।
जो लगन कुंडली में एक अग्नि राशि में बैठा हुआ है और वही ग्रह नवांश कुंडली में भी अग्नि राशि के अंदर ही चला जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अग्नि तत्व और वायु तत्व दोनों के अंदर सिंक होता है, तो वायु तत्व का ग्रह यदि अग्नि तत्व में जाए तो वहां भी जो है अच्छे रिजल्ट हमें देगा। तो यहाँ पर राहु हमारा जो है तत्व वर्गोत्तम हुआ है। ये तत्व वर्गोत्तम होने के कारण राहु जिस घर में बैठा है उस घर का फायदा कराए या नहीं कराए, परंतु जो है अपने कारकत्व के जो है फल यहाँ पर जरूर देगा। और राहु की खासियत ये होती है कि राहु जिस घर में बैठता है उसको ही अपना लेता है, यानी कि ये राहु का अपना घर हो गया। तो यहाँ पर ये जो है 5वें घर में बैठा हुआ, तो 5वें घर से संबंध भी व्यक्ति को अच्छे फल ही देने वाला है। अब यहाँ पर हम एक और ग्रह मंगल की बात करते हैं। आप यह मंगल को देखिए, मंगल यहाँ पर 10वें घर में बैठा हुआ है और यहाँ मंगल की पोजीशन को हम यहाँ नवांश के अंदर देखें तो नवांश में भी ये 10वें घर में ही बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसका जो है प्लेसमेंट नहीं बदला है। दोनों ही कुंडलियों में मंगल जो है यहाँ पर 10वें घर से संबंध बनाए हुए, स्ट्रॉन्ग संबंध बनाए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रह मंगल या भाव वर्गोत्तम हो गया। इस भाव वर्गोत्तम में 10वां घर जो है विशेष रूप से जो है उभर कर आया है, तो 10वें घर का जो है एक्सटेंशन मिलेगा, 10वें घर की वृद्धि होंगी। और मंगल तो वैसे भी 10वें घर का जो है कारक ग्रह है और 10वें घर के अंदर दिग्बल भी होता है और ये लगन लॉर्ड भी है। तो 10वें घर के द्वारा व्यक्ति को मान सम्मान प्रसिद्धि, व्यक्ति को ऊर्जा और जो है काम करने की जो है शक्ति जबरदस्त मिलेगी इस मंगल की एक्टिव होने के दौरान। अब यहाँ पर मंगल जो है, मंगल के जो नैसर्गिक कारकत्व है वो नैसर्गिक कारकत्व के भी फल मिलते हुए नजर आएंगे। मंगल ऊर्जा का कारक है। व्यक्ति इस दौरान जो है काफी ऊर्जावान रहेगा, कार्य सक्षम रहेगा। व्यक्ति के अंदर लड़कर जीतने की प्रवृत्ति आएंगी। व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल होगा। व्यक्ति किसी भी कीमत पर हार मानने की प्रवृत्ति व्यक्ति को नहीं देगा। व्यक्ति हर हाल में जो है व्यक्ति को हर हाल में जीतने की प्रवृत्ति देगा। व्यक्ति उत्साहित रहेगा। व्यक्ति का मसल्स पावर जो है यहाँ पर बना हुआ रहेगा, क्योंकि ये मंगल लगन लॉर्ड है। तो व्यक्ति की सेहत को भी जो है यहाँ पर बनाए हुए रखेगा। और मंगल के हम यहाँ पर 8वें घर की बात करें तो यहाँ 8वें घर से भी व्यक्ति को जो भी फायदे मिल सकते हैं यहाँ पर मंगल पहुंचाने का प्रयास करेगा, क्योंकि मंगल जो है यहाँ वर्गोत्तम है और 8वें घर को भी लेके चल रहा है। इस प्रकार से हम एक भाव वर्गोत्तम, तत्व वर्गोत्तम और राशि वर्गोत्तम, इन तीनों चीजों को जो हमने इस कुंडली के अंदर देखा। अब यहाँ हम सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य आप देखिए इस कुंडली में मकर राशि में बैठा हुआ है, यानी कि अग्नि तत्व का ग्रह होकर एक पृथ्वी तत्व की राशि के अंदर बैठा हुआ है। और यहाँ नवांश की बात करें तो नवांश में भी ये सूर्य जो है पृथ्वी तत्व की राशि में ही है और मकर राशि में है, तो हम इसे राशि वर्गोत्तम कहेंगे। राशि वर्गोत्तम होने के कारण या कोई भी ग्रह जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है। परंतु यहाँ हम सूर्य की बात करें तो सूर्य एक अग्नि तत्व का ग्रह होकर पृथ्वी तत्व की राशि के अंदर वर्गोत्तम हुआ है और इन दोनों राशियों का आपस में कोई सिंक नहीं होता। तो यहाँ पर सूर्य जो है कोई बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम देगा, इसकी उम्मीद हमें कम ही करनी चाहिए। परंतु जो भी फल देगा वो अपनी लिमिटेशन के अंदर जो है अच्छे ही फल देगा, क्योंकि ये सूर्य लगन का मित्र है। मेष राशि में सूर्य जो है उच्च का भी होता है, तो इस कुंडली के अंदर सूर्य यहाँ पर जो है अच्छे फल देने वाला है।
कैसे फल देने वाला है? अपने कारकत्व के द्वारा फल देने वाला है सबसे पहले। तो कारकत्व क्या है सूर्य का? सूर्य ऑथोरिटी देता है, मान सम्मान देता है, प्रतिष्ठा देता है, राजकीय कामों में वृद्धि देता है। यानी कि सूर्य से सब कारकत्व से संबंधित जो भी बातें हैं वो व्यक्ति के जीवन में जो है उभर कर आएंगी। साथ ही साथ जो है सूर्य जिस राशि को लेकर चल रहा है उस राशि, वो राशि जिस भाव में बढ़ती है उस भाव से संबंधित व्यक्ति को जो है अच्छे फल देगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि सूर्य की सिंह राशि 5वें घर में पड़ती है, 5वें घर का लॉर्ड है, तो 5वें घर से संबंधित जितने फायदे हैं वो व्यक्ति को देखने को मिलेंगे। अब यहाँ इस कुंडली के अंदर आप एक और ग्रह केतु को देखिए। केतु यहाँ पर कुंभ राशि में है और साथ ही साथ नवांश की बात करें तो नवांश में ये केतु जो है मिथुन राशि का बना हुआ है। यानी कि अग्नि तत्व का ग्रह वायु तत्व में आया हुआ है और यहाँ पर लगन कुंडली में ये कुंभ राशि में है जो कि वायु तत्व की राशि है, और ये नवांश में भी जो है मिथुन राशि यानी कि वायु तत्व की राशि में ही गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये केतु जो है यहाँ पर तत्व वर्गोत्तम हो गया है। तत्व वर्गोत्तम होने के कारण ये केतु अपने कारकत्व के द्वारा जो फल हो सकता है वो व्यक्ति को देगा। और केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती है, जिस स्थान में बैठता है, जिस राशि में बैठता है उसी राशि को अपना लेता है, उसी भाव को अपना लेता है। इसलिए यहाँ पर जो है 11वें भाव से संबंधित जो भी फल है वो व्यक्ति को प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कोई ग्रह यदि वर्गोत्तम होता है तो वो किस प्रकार से जो है नेटिव को जो है अपलिफ्ट करता है। यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले वो अपने कारकत्व के फल देता है, उसके बाद वो जिन घरों को लेकर चलता है, जिन घरों को रूल करता है, उन घरों को जो है अपलिफ्ट करता है, उन घरों की वृद्धि करता है, उन घरों से संबंधित जो है अच्छे फल देता है। और यदि ग्रह शुभ ग्रह हुआ तो जिस भाव में बैठता है उस भाव की भी वृद्धि करता है, परंतु पाप ग्रह हुआ तो पाप ग्रह उस भाव की वृद्धि करेगा। इसमें जो है हमेशा ही संदेह बना हुआ रहता है। और यहाँ पर जो है जो एलिमेंट टू एलिमेंट जो सिंक होता है इसका भी महत्व बहुत बढ़ जाता है। अग्नि तत्व का ग्रह यदि अग्नि तत्व में चला गया तो फिर वहां ज्यादा अच्छी तरह से जो है फल देगा। बृहस्पति जो है वो जल तत्व में चला जाए, क्योंकि जल तत्व और अग्नि तत्व में किसी प्रकार का श्रिंक नहीं होता। यदि आप अग्नि और पानी दोनों को मिलाएंगे तो आप अग्नि भी अग्नि नहीं रहती और पानी पानी नहीं रहता। पानी की तासीर शीतल होती है, उसके अंदर शीतलता गायब हो जाएगी, और जो अग्नि होती है वो तपिश के लिए जानी जाती है, उसकी तपिश कम हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो है अग्नि तत्व और सूर्य, अग्नि तत्व और जल तत्व के अंदर श्रिंक नहीं होता, परंतु अग्नि और वायु दोनों अगर साथ में मिले तो जो है इसके भी अच्छे रिजल्ट में देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर श्रिंक होता है। अग्नि वायु के बिना जो है प्रज्वलित नहीं हो सकती, इसलिए जो है अग्नि और वायु का जो है श्रिंक होता है। ठीक इसी प्रकार से जो है पृथ्वी तत्व और जल तत्व का श्रिंक होता है, क्योंकि पृथ्वी और जल जब दोनों मिलते हैं तो यहाँ उत्पत्ति होती है, इसलिए दोनों को जो है आपस में जो है कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है। आप अगर इस प्रकार से वर्गोत्तम ग्रह का आकलन करेंगे और इसके फलित को जो है आप समझेंगे तो आप इसका जो है नवांश कुंडली के अंदर इसका जो है ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। और सिर्फ ना वीडियो बनाता हूं बल्कि इस इंटेंशन के साथ वीडियो बनाता हूं कि आपकी नॉलेज के अंदर किसी न किसी प्रकार से एड ऑन हो। इसलिए आप मेरे प्रयासों का समर्थन इस चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब करके जरूर करेंगे, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू।